नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है अलवर, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अलवर जिले में निमराना की एक खास पहचान है। उसके अंतर्गत कस्बाई इलाका ततारपुर में 16 मार्च 2022 को थाना प्रभारी विजय चंदेल बोरी में शव की सूचना पाकर चौंक गए थे। वो सोचने लगे आखिर कौन है जिसने इलाके की शांति भंग करने की कोशिश की। सूचना देने वाला कोई अज्ञात राहगीर था जिसने फोन पर शास्त्री कॉलोनी में पुलिया के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी में शव होने की जानकारी दी थी। उससे बदबू आने की बात भी कही थी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी चंदेल तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। सभी नाक मुंह बंद किए हुए सड़क पर से ही पुलिया के नीचे प्लास्टिक की बोरी को देख रहे थे। उनकी नजरें बोरी पर टिकी थी। दो पुलिसकर्मी बोरे के पास गए। उसमें से आ रही बदबू से शव के 2-3 दिन पुराने होने का अंदाजा लगाया। सावधानी से बोरी के बंद मुंह को खोला। बोरी में शव ठूस कर कसा गया था। ऊपर मुड़े हुए पैर थे, जिसे देखकर किसी महिला के शव होने की पहचान हुई। शव को बोरी से बाहर निकाला गया, जो एक सुंदर युवती का था। चंदेल ने शव का मुआयना किया। अंदाज से उसकी उम्र 30 के करीब आंकी गई। पहनावे, बालों व चेहरे के बनाव श्रृंगार से वो शहरी और किसी संपन्न घराने की लग रही थी। उसे बोरी में भरकर फेंकने का मतलब साफ था कि किसी ने उसकी हत्या कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की है। पुलिस ने शव की पहचान आसपास खड़े लोगों के जरिए कराने की कोशिश की, किंतु अधिकतर ने बताया कि वो ततारपुर इलाके की नहीं है। उसकी शिनाख्त नहीं होने पर थाना प्रभारी ने अधिकारियों के निर्देश पर शव का पंचनामा बनाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदेल ने थाने लौटकर एक अज्ञात युवती के शव बरामदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली। जल्दी ही शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में युवती का गला घोंटकर मौत होने की बात कही गई थी। उसके बाद पुलिस के सामने दो उलझने थी। पहली, शव की जल्दी से जल्दी सही पहचान हो जाए। दूसरी, उसके हत्यारों को दबोच लिया जाए। इसके लिए ततारपुर थाना प्रभारी ने कुछ तरीके अपनाए। मुखबिरों को अलर्ट करने के साथ साथ शास्त्री कॉलोनी और घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बीते हफ्ते भर की फुटेज निकलवाई। मुखबिरों से मालूम हुआ कि ततारपुर के कुछ लोगों ने घटना स्थल पर 14 मार्च की शाम करीब 7 बजे एक सफेद कार देखी थी। इसका सुराग लगते ही भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी विजय चंदेल की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में एएसआई सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल अमर सिंह, महिला कांस्टेबल बलकेश, कांस्टेबल अनिल कुमार आदि शामिल किए गए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे से निकाले गए फुटेज की जांच की। उन्हें सफेद कार दिखी जिसका नंबर DL10CN 9908 था। ये संदिग्ध कार 14 मार्च 2022 को बहरोड से ततारपुर के घटनास्थल पर आकर रुकी थी और कुछ देर बाद उसी रास्ते से वापस लौटती दिखाई दी थी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली ये कार पुलिस की निगाह में चढ़ गई। उसकी डिटेल से कार मालिक का नाम और पता मालूम हो गया। कार का मालिक कपिल गुप्ता आनंद विहार में, कड़कड़डूमा में दयानंद विहार का रहने वाला था। पुलिस को उस तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दिल्ली पहुंचकर राजस्थान पुलिस ने कपिल को दबोच लिया। हालांकि पकड़े जाने पर कपिल अड़ गया। नाराजगी दिखाते हुए बोल पड़ा, ऐसे क्यों पकड़ा है मुझे? मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। तुम्हें अभी बताता हूँ कि तू कौन है। और सुन, ज्यादा ताव तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये फोटो देख और बता, इस बोरी को पहचानता है? अच्छा छोड़, इसे देखकर बता, इस कार को तो पहचानता ही होगा। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक झापड़ मारते हुए कहा, कार तो मेरी है लेकिन बोरी को नहीं पहचानता हूँ। कपिल हकलाता हुआ बोला, तू अभी सब कुछ पहचान लेगा। पहले ये बता, तुम्हारी कार 14 मार्च को दिल्ली से निमराना में ततारपुर क्यों गई थी? पुलिस ने कड़कती आवाज में पूछा। मैं तो 1 महीने से दिल्ली के दूसरे इलाके में भी नहीं गया और आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। कपिल ने सफाई दी, लेकिन तुरंत उसके गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा। इस वीडियो में देखो, गाड़ी कौन चला रहा है और तुम्हारी बगल में बैठी औरत कौन है? जी, ये तो मैं ही हूँ, बगल में मेरी पत्नी है, लेकिन ये वीडियो दिल्ली की है। कपिल बोला,
दिल्ली की है? लगता है तुम पुलिस का डंडा खाए बगैर सच नहीं बताओगे। वीडियो में समय और तारीख क्या दिख रहा है? 14 मार्च 2022। समय है शाम के 6:52। अब यही पूरी बात बताओगे या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में ले चलूं? मैंने वहां की परमिशन ले रखी है। बताता हूँ, यही बताता हूँ, सब सच बताऊंगा। मैंने वो सब तंग आकर किया। बहुत परेशान हो गया था साहब। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी ही गलतियों के कारण ब्लैकमेल हो रहा था। बोलते बोलते कपिल भावुक हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर पुलिस ने उसे अपना रुमाल निकालकर दे दिया। एक गिलास पानी मंगवाया। कपिल घटाघट आधा गिलास पानी एक सांस में ही पी गया। नम आंखें उसने साफ की। फिर उसने जो कुछ बताया वो काफी चौंकाने वाली जानकारी थी। सबसे पहले तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो 14 मार्च को अपनी गाड़ी से ततारपुर के इलाके में गया था। उसके साथ पत्नी सुनैना के अलावा 2 नौकर भी थे। वहां जाने का कारण थी प्रियंका बंसल खत्री। वो उसके बच्चों को पिछले 9 साल से ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन बीते 2 सालों से उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी। पैसे उससे ऐंठ रही थी। 6-7 महीनों से तो 50 लाख रुपए वो मांग रही थी। नहीं देने पर मुझे बलात्कार के जुर्म में जेल भेजने की धमकी भी दे रही थी। पुलिस बड़े ध्यान से कपिल की बातें सुन रही थी। उसके बयान की रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। पुलिस ने बीच में ही कपिल को टोका, तुमने प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? उसकी क्या शिकायत करता साहब, और किस मुंह से करता? मैं ही उसके रूप जाल और जवानी में फंसा हुआ था। उसके साथ मेरा सालों से अवैध रिश्ता बना था। वो चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लूं। जब मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तब उसने पत्नी की हत्या करवाने की बात भी की। वो मुझे बार बार जेल भेजने की धमकी देती थी। सो एक दिन मैंने ही उसे खत्म करवा दिया। खत्म करवा दिया मतलब मैंने अपनी पत्नी से कहकर नौकरों के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ततारपुर गया था। वहीं हमने बोरी में रखी प्रियंका के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। उसी रात 11 बजे वापस दिल्ली भी हम लोग आ गए। कपिल ने बात पूरी की। प्रियंका की हत्या किसने की, उसे कैसे मारा, पुलिस ने पूछा। वो भी बताऊंगा साहब, सब कुछ बताऊंगा। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही उसके शव तक को हाथ लगाया। करीब 29 साल की छरहरी देह वाली प्रियंका को हमारे 2 नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देवल ने झांसे में लेने के बाद गला दबाकर मार दिया था। प्रियंका के बारे में भी बताओ, वो कौन थी, कैसे तुम्हारी जिंदगी में आई, उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, पति या कोई और प्रेमी आदि। पुलिस ने कहा प्रियंका पास के ही चांद मोहल्ला गांधीनगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरी जान पहचान तब से है जब वो मात्र 20 साल की थी। उन दिनों मेरी उम्र भी 30 साल थी। मेरी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उनकी घर पर ट्यूशन के लिए मैंने प्रियंका को लगा दिया था। इस पूछताछ के बाद उसी वक्त पुलिस की एक टीम प्रियंका के घर पर भी गई। घर पर प्रियंका की मां मिली। उनसे प्रियंका के बारे में पूछा। इस पर उसकी मां ने बताया कि वो 14 मार्च को बैंक से पैसे लाने को कहकर निकली थी। उसके बाद से वापस नहीं लौटी है। पुलिस ने प्रियंका के माँ बाप से 3 दिनों तक जवान बेटी के घर नहीं लौटने पर भी उसकी किसी तरह की खोज खबर नहीं लेने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, साहब वो अपनी मनमर्जी की मालिक थी, बेफिक्र रहती थी। पहले भी 3-4 दिनों तक बगैर बताए चली जाती थी। लौटने पर बताती थी कि जिस बिजनेसमैन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, उसके काम के सिलसिले में टूर पर अचानक जाना पड़ता है। अपने जरूरी सामान का एक बैग वहीं पैक रखती थी। अभी तुम्हारी बेटी किस हाल में है, नहीं देखना चाहोगी? पुलिस ने कहा, किस हाल में है का क्या मतलब है साहब, क्या हुआ उसे? प्रियंका की मां बोली, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ निमराना चलना होगा, वहीं सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इस तरह राजस्थान पुलिस को लावारिस शव के बारे में करीब करीब तमाम आवश्यक जानकारियां मिल चुकी थी। हत्यारे के बारे में भी मालूम हो गया था। वे हिरासत में भी ले लिए गए थे। शव की पहचान होते ही मामले की सिलसिलेवार रिपोर्ट तैयार करनी रह गई थी। अगले रोज सभी के साथ जांच टीम ततारपुर थाने में थी। सबसे पहले शव की पहचान करवाई गई, जिसकी शिनाख्त उसके माँ बाप ने प्रियंका के रूप में कर ली। अपनी बेटी को अचानक मृत पाकर वे वहीं रोने पीटने लगी।
खुद को कोसने लगे और अपने भविष्य को लेकर मातम बनाने लगे, क्योंकि कारण ये था कि वही घर का खर्च उठाए हुए थी। अलवर के ततारपुर थाने में कपिल गुप्ता, सुनैना गुप्ता, राजकिशोर यादव और सचिन देवल को प्रियंका की हत्या का आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रियंका का शव उसके माता पिता को सौंप दिया गया, जिसका ततारपुर में ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया। प्रियंका हत्याकांड का विस्तार से खुलासा करने के लिए सभी आरोपियों से बारी बारी पूछताछ की गई। मुख्य आरोपी के रूप में कपिल गुप्ता के दोनों नौकरों का नाम सामने आया, जबकि कपिल और सुनैना का नाम हत्या की योजना बनाने और शव को ठिकाने लगाने में आया। हालांकि इस पूरे हत्याकांड का इकलौता जिम्मेदार कपिल गुप्ता ही था। उसके बाद हत्याकांड की जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित दयानंद विहार कड़कड़डुमा में रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी कपिल गुप्ता परिवार समेत रहते थे। परिवार में पत्नी सुनैना और 2 बच्चों का खुशहाल परिवार था। उनका अच्छा खासा करोड़ों के टर्नओवर का बिजनेस था। बात साल 2014 की है। कपिल ने अपने बच्चों का अच्छे पब्लिक स्कूल में नाम लिखवा दिया था। उनके होमवर्क आदि के लिए प्रियंका को ट्यूशन पर रख लिया था। वो कुछ समय के लिए घर आकर हर रोज बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। दरअसल मध्यम वर्गीय परिवार की प्रियंका बंसल भी उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर टीचर की नौकरी की तलाश में थी। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी करना चाहती थी। वैसे प्रियंका बहुत ही सुंदर थी। मॉडल की तरह फिगर था उसका। सिनेमा और सीरियल जैसी हीरोइन जैसा चेहरा मासूमियत से दमकता रहता था। बगैर मेकअप के भी वो गजब की खूबसूरत दिखती थी, फिर भी बन ठन कर रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो कोई उसे एक नजर में देख लेता, बार बार निहारे बगैर नहीं रहता था। प्रियंका महत्वाकांक्षी भी बहुत थी। अपनी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती रहती थी। स्वभाव से वो जिद्दी थी। वो चाहती थी कि हमेशा सुंदर दिखती रहे। इसके लिए अपने खान पान से लेकर सेहतमंद बने रहने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाती थी। यहाँ तक कि हर्बल टैबलेट्स और स्किन ग्लो करने के लिए दवाइयाँ तक खाती थी। अपनी आमदनी की अच्छी रकम अपने शरीर की देखभाल और नए ड्रेस पर किया करती थी। मौज मस्ती की जिंदगी की लालसा थी उसे। कपिल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान उसकी मुलाकात कपिल और सुनैना से होती रहती थी। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जल्द ही वो सबकी प्रिय बन गई। उसकी पढ़ाई से बच्चे भी संतुष्ट रहते थे। उनका रिजल्ट अच्छा आने लगा था। इसे देखते हुए कपिल उसकी तारीफ करने लगा था। 2 सालों में प्रियंका एक घर की सदस्य की तरह बन गई थी। बेरोक टोक घर में आने जाने लगी थी वो। इसी बीच प्रियंका ने महसूस किया कि कपिल उससे अकेले में मिलने और बातें करने के बहाने ढूंढने लगा है। कई बार उसके ड्रेस की तारीफ भी कर चुका था। बाल बनाने के स्टाइल के बारे में पूछते हुए कहा था कि सुनैना को भी वो स्टाइल सिखा दे। संयोग से एक बार कपिल को उसे गाड़ी में ले जाने का मौका मिल गया था। दरअसल मौका मिला नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उससे अकेले में बात कर सके। उस दिन कपिल ने अपने प्रेम का इजहार प्रियंका को एक गिफ्ट देकर किया। गुदगुदी तो प्रियंका के दिल में भी काफी समय से हो रही थी। उसने भी थैंक्स कहने के बजाय सीधे उसके गले लग गई। कपिल के लिए ये अनोखा अनुभव था। वो हैरान हो गया था। फिर प्रियंका उसे बाय बोलते हुए जाने लगी। कपिल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो सड़क पार नहीं कर गई। इसके बाद दोनों के बीच दिलों की दूरियां कम होती चली गई। दोनों कभी एक दूसरे की तारीफ करते तो कभी साथ समय गुजारने का मौका निकाल लेते। कुछ समय में ही प्रियंका ने महसूस किया कि कपिल की नज़र उस पर अपनी पत्नी सुनैना से अधिक रहती है। इसका फायदा उठाते हुए वो जब तक पैसे की मदद भी लेने लगी थी। प्रियंका के लिए कपिल एक मालदार व्यक्ति था जिसके दिल में उसने जगह बना ली थी। दूसरी तरफ कपिल के लिए प्रियंका पैसे खर्च कर दिल बहलाने वाली खूबसूरत लड़की थी। वो उसकी देह पर भी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन उसे मौका मिल गया। प्रियंका कपिल की आंखों में इस चाहत को अच्छी तरह से भांप चुकी थी। मन ही मन में उसकी पत्नी बनने का सपना देखने लगी थी। आग दोनों तरफ से लग चुकी थी और फिर उन्होंने संबंध भी कायम कर लिए। यहीं से दोनों की जिंदगी में बदलाव आने की शुरुआत हो गई। प्रियंका कपिल से और अधिक खुल गई। कपिल उसे घुमाने के लिए दिल्ली से बाहर हिल स्टेशनों पर ले जाने लगा। दोनों खुलकर मौज मस्ती करने लगे। उनके संबंध की भनक कई सालों तक किसी को नहीं लगी। इसी बीच प्रियंका के माता पिता ने उसकी शादी के कई रिश्ते देखे, लेकिन प्रियंका कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी।
लेकिन उसने तो कपिल की बीवी बनने की ठान ली थी। 2 साल पहले कोरोना काल का दौर आ गया। उन दिनों कपिल का बिजनेस बंद हो गया। कपिल और प्रियंका के प्रेम संबंध पर भी इसका असर हुआ। हिल स्टेशनों पर घूमने जाना तो दूर, राजधानी में ही उनके मिलने जुलने की समस्या आ गई। बीते साल महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर प्रियंका ने एक बार फिर कपिल के करीब आने की कोशिश की। प्रियंका ने कपिल से सीधे लहजे में बात की और शादी करने के लिए दबाव बनाया। कपिल बोला कि पहली पत्नी के रहते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऊपर से वो उसके 2 बच्चों को राखी बांधती है, लोग बाग क्या कहेंगे। इसे लेकर एक बार घर में ही तीखी बहस हो गई। संयोग से बच्चे घर पर नहीं थे, लेकिन सुनैना दूसरे कमरे में थी। हॉल में उनके बीच बहस हो रही थी। भागी भागी हॉल में आकर सुनैना ने उनसे पूछा कि क्या बात है, प्रियंका इतनी नाराज क्यों है। सुनैना के आते ही प्रियंका आंखें दिखाते हुए बोली, देख लेना, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना, मैं कमजोर नहीं पड़ने वाली हूँ। उसके बाद प्रियंका तेजी से मेन गेट से बाहर चली गई। कपिल समझ गया था कि उसके छिपे अनैतिक कर्मों की पोल खुलने वाली है। प्रियंका के साथ उसके संबंध लोगों को मालूम होने वाले हैं। वो और शोर मचाए और घर परिवार में लोगों को इसकी जानकारी हो जाए, इससे पहले उसे कुछ करना होगा। लेकिन क्या करे समझ नहीं पा रहा था। अपना सिर पकड़कर वहीं वो सोफे पर बैठ गया। वहीं खड़ी सुनैना ने अपने पति को इस तरह से असहाय पहले कभी नहीं देखा था। उसे परेशान देखकर चिंता जताते हुए पूछा, क्या बात हो गई, प्रियंका इतने गुस्से में क्यों थी। बात तो बड़ी है, मुझे ही उसका समाधान निकालना पड़ेगा। कपिल बोला, समाधान निकालना पड़ेगा, क्या समस्या है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुनैना बोली, तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कपिल निराशा से बोला, ब्लैकमेल किस बात के लिए। सुनैना चौंक गई। अरे हाँ भाई हाँ, पिछले कई महीनों से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, अगर नहीं दिया तो मुझे तिहाड़ जेल भिजवा देगी। कपिल के मुंह से अचानक ये बात निकल गई। तिहाड़ जेल क्यों, तुमने क्या किया है। सुनैना बोली। ये सुनते ही कपिल फपक पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुनैना ने उसे पकड़कर उठाया, दुपट्टे से आंसू पोंछे और फिर बोली, पूरी बात साफ साफ बताओ, मैं देखती हूँ कि उस पिद्दी सी प्रियंका की इतनी औकात जो तुम्हें कुछ कहे। आने दो उसे, मैं सबक सिखाती हूँ। सुनैना की बातों से कपिल को बल मिला। सामान्य होकर उसने पूरी बात विस्तार से बता दी। अपने संबंधों को लेकर उससे माफी मांगी। सुनैना बोली, तुम सुबह के भूले की तरह लौट आए, यही मेरे लिए बहुत है। अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। पत्नी की बदौलत कपिल में भी हिम्मत आ गई। उसके मन पर से एक बड़ा बोझ उतर चुका था। सुनैना की बातों से महसूस हुआ कि आगे भी सब कुछ सामान्य होने वाला है। उस रोज वो अपने काम में लग गए। उसके ठीक 1 सप्ताह बाद सुनैना ने 14 मार्च को सुबह सुबह प्रियंका को फोन कर बुलाया। उसे बताया कि उसके लिए कपिल ने कुछ पैसे रखे हैं, वो आकर ले जाए। प्रियंका ये सुनकर भागी भागी आई, आकर सुनैना के गले लग गई। बीते दिनों कपिल से गुस्से में बात करने के लिए माफी मांगी। सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं है, कपिल बोल रहे थे कि तुम्हें मकान खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, उसका उन्होंने इंतजाम कर दिया है। कुछ कैश इस पैकेट में है और कुछ बैंक से निकालने होंगे। तुम हमारे दोनों स्टाफ राजकिशोर और सचिन के साथ चली जाओ, वहीं कपिल मिल जाएंगे। इसकी जानकारी प्रियंका ने फोन से अपनी मां को दे दी और कपिल के दोनों स्टाफ के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जैसा कि सुनैना ने बताया था, कपिल बैंक में ही मिल गया। प्रियंका पैसा निकालकर कपिल के साथ गाड़ी में आगे बैठ गई। कपिल उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी शादी तय होने की बातें करते हुए गाड़ी सुनसान लंबे हाईवे पर ले आया। अरे ये क्या, मुझे तो पहले ही मुड़ना था, अब यू टर्न यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आएगा। प्रियंका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। वैसे भी तुम बातें करने में लगे हुए थे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर अधिक था। तभी पीछे बैठे राजकिशोर और सचिन ने प्रियंका के गले में रस्सी डालकर खींच ली। प्रियंका इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। कुछ समय में ही उसकी गला घुटने से मौत हो गई। कपिल ने गाड़ी किनारे रोक दी। राजकिशोर और सचिन तुरंत आगे आए और प्रियंका को बोरी में बंद कर दिया। बोरी को पीछे डिक्की में डालकर वीडियो कॉल कर दिया। मैडम, आप फ्लाईओवर खत्म होने के बाद मॉल के सामने मिल जाइए, काम हो गया है। ये देखिए, हम लोग अभी इस जगह से चलने वाले हैं। कपिल फिर अपनी ड्राइविंग सीट पर आ गया।
थोड़ी देर में ही सुनैना मॉल के सामने खड़ी मिल गई। वो कपिल के साथ वाली सीट पर बैठ गई। पीछे मुड़कर दोनों स्टाफ को थैंक्स बोला और अपने पर्स से एक एक पैकेट निकालकर दोनों को दे दिया। उसमें पैसे थे। बाकी का काम पूरा होने पर और पैसे देने का आश्वासन दिया। अब कपिल की गाड़ी राजस्थान के अलवर जाने वाले रास्ते पर थी। वे शाम के 7 बजे के करीब ततारपुर इलाके में पहुंच गए थे। वहीं मौका पाकर उनके स्टाफ ने बोरी में रखी प्रियंका के शव को एक पुलिया के नीचे गिरा दिया और रात के 11 बजे तक सभी वापस दिल्ली आ गए। पूरी कहानी सुनने के बाद ततारपुर थाना प्रभारी ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगले रोज मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।